नया IBN 7 हौसला है। और अब लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तरक्की पसंद अमेरिका, सभी मजहबों का देश अमेरिका और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका। लेकिन बीते कुछ महीनों में इसी अमेरिका से भारतीयों पर हमले की बार बार आती खबरें डराती हैं। और इसी कड़ी में अमेरिका के न्यू हेवन से आई है खबर, जहां पर एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय पटेल नाम का ये युवक गुजरात का रहने वाला था। घर में मातम पसरा हुआ है, परिवार सदमे में है। होठों पर बस एक ही सवाल है कि हिंदुस्तानियों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना। ये रिपोर्ट देखिए। दो महीने में दूसरी बार अमेरिका में भारतीय परिवार, हिंदुस्तानी की हत्या। नस्लवादी अमेरिका। गुजरात के आणंद में इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जवान बेटा 7 समंदर पार उम्मीदों के सफर पर गया था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर आई है। अमेरिका के न्यू हेवन में अज्ञात हमलावरों ने संजय पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। संजय इसी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। वो अपना काम खत्म कर घर लौटने की तैयारी में थे कि तभी 2 हथियारबंद हमलावर आए और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी। संजय की मौके पर ही मौत हो गई। बीते 2 महीने में अमेरिका में कत्ल की ये दूसरी वारदात है जिसमें किसी भारतीय को निशाना बनाया गया है। अमेरिका में संजय का कोई जानकार या रिश्तेदार नहीं है। पत्नी गर्भवती है, लिहाजा परिवार उनके शव को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। साथ ही संजय के पिता ये बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं कि अमेरिका से बार बार गुजराती समुदाय पर हमले की खबरें क्यों आती हैं। क्या कुछ नहीं करती है। अभी 2-2 दिन में एक चरोतर का गुजराती मर जाता है। गवर्नमेंट गुजरात की और दिल्ली की कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हम निसहाय हो गए हैं और हमारी जो आप बॉडी लानी है उसके थोड़ा हेल्प कीजिए। पूरा गुजरात, मध्य गुजरात का माहौल है। संजय पटेल अमेरिका में पिछले 15 साल से रह रहे थे। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। हाल ही में बहन की शादी के लिए आए थे और आज गम में डूबी बहन भाई का शव लाने की गुजारिश कर रही है। ये भाई बहननी विदाई પછી તરત જ જતો રહ્યો છે, પર એનું મોઢું પણ નથી જોયું। अमेरिका में बीते कुछ वक्त में नस्ली हिंसा के मामले बढ़े हैं। ये उस अमेरिका का हाल है जिसके राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत को सहिष्णुता की नसीहत देते नजर आते हैं। Michelle and I returned from India, an incredible, beautiful country, full of this magnificent diversity, but a place where in past years religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. अब इस मामले में सियासी बयानबाजी भी तेज होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए ये आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार के बाद ऐसे मामलों में इजाफा हुआ है। पहले भी होती होंगी, लेकिन जब से एनडीए सरकार बनी है उसके बाद तो एक के बाद एक ये घटनाएं आती जा रही हैं। फरवरी में ही अमेरिका के अल्बामा में सुरेश पटेल नाम के बुजुर्ग के साथ पुलिस ने बदतमीजी की थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसके अलावा कारोबारी अमित पटेल का भी कत्ल कर दिया गया। अमेरिका में मंदिरों और गुरुद्वारों को भी बार बार निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे में सवाल यही कि बढ़ती नस्ली हिंसा और गुस्से के बीच अमेरिका में रह रहे हिंदुस्तानी कितने महफूज हैं और ओबामा के देश में भारतीयों पर यह खतरा कितना बड़ा है। आनंद, गुजरात से लालजी पानसुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ओबामा के देश में भारतीयों पर खतरा कितना बड़ा, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबामा जब भारत आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी उनको बड़ा कहकर संबोधित करते हैं। यानी
मकसद पीछे का और दिखाने की कोशिश ये कि वो कितनी गहरी मित्रता है। और बराक जब यहाँ से जाते हैं तो वहां जाकर तारीफ तो करते हैं हिंदुस्तान की, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि वहां जिस तरीके की घटनाएं हो रही, यकीनन गांधी भी शर्मसार हो जाते हैं। तो आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, क्या वहां पर दूसरे मजहबों के बाशिंदे सेफ हैं या नहीं, इसीलिए सवाल उठते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय मैं करा देती हूँ। अहमदाबाद से बीजेपी के जय नारायण व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदराबाद से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे मधु गौड़ यक्षी जी। इसके अलावा दिल्ली में हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती जी, और साथ ही साथ हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के अध्यक्ष संजय पुरी जी। संजय, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जब हम हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना हो या फिर बराक ओबामा का हिंदुस्तान आना, हमने इन दोनों विजिट्स को एक पर्व की तरह बना दिया था। वहां पर तमाम लोगों ने उसको एक पर्व की तरह सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर वहीं पर उसी मुल्क में जब हिंदुस्तानियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं तो यकीनन ये सवाल उठता है कि क्या हम वहां सेफ हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो जिनकी हत्या हुई है संजय पटेल जी, उनकी फैमिली के हमारे लिए बहुत कंडोलेंसेस हैं, बहुत बुरी बात है। मगर हमको दो चीजें अलग करनी चाहिए। ये क्राइम है जो टेम्पल और वो सब में हो रहा है, वो हेट क्राइम है इंडियंस के खिलाफ। ये इंसिडेंट क्राइम है क्योंकि जिन्होंने मारा है उनको शायद पता नहीं है गुजराती हैं कि एनडीए गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है। हाँ, इंडियंस के खिलाफ काफी अब रिसेंटली काफी हत्या इंसिडेंट्स हुए हैं और प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया के बारे में बोले, सबसे पहले तो बोलते अपना घर ठीक करना चाहिए बिफोर तुम किसी और को बोलो। मगर ये भी है कि इंडियन की अफ्लुएंस है काफी, अभी इंडियन कम्युनिटी काफी अच्छा कर रही है, तो उसके साथ और रिटेल में तुम हो, ग्रोसरी स्टोर्स में यू बिकम एन ओपन टारगेट। और इधर गन्स भी बहुत है यूनाइटेड स्टेट्स में, स्कूलों में हत्याएं हो रही हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स में हो रही हैं। तो ये इंसिडेंट्स तो बहुत डेंजरस हैं, और मगर ये कोई टारगेट एक गुजराती कम्युनिटी को नहीं है, ये इंडियंस ऑब्वियसली आर बीइंग टारगेटेड क्योंकि उनकी अफ्लुएंस है और रिटेल सेक्टर में है। चलिए, आपने कहा कि इस एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं है। हमारे साथ जय नारायण व्यास जी भी हैं। जय नारायण जी, अब आपकी तो सरकार है और मोदी जी खुद बार बार कहते हैं, और मैंने वही सवाल मैं दोबारा दोहराऊंगी कि दोनों की विजिट जब एक दूसरे की कंट्रीज में होती है तो हम उसको पर्व बना देते हैं, खुशी होती है, अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अगर हम वहां जाएंगे तो वो हमारा अपना मुल्क होगा और अगर वो यहाँ आएंगे तो ये उनका मुल्क होगा। लेकिन ऐसी घटनाएं, एक महीने में दूसरी घटना, और अगर हम पिछले कई दिनों से देखें, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर हिंदुस्तानी हो, हर किसी को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो आपकी बात है बिल्कुल सकारण है। साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि ये जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे क्या है। अमेरिकन सरकार को अपना घर ठीक करना चाहिए, वो बात बिल्कुल सही कही गई है, मगर उसके पीछे एक और भी बात है कि हमारे लोग वहां जाते हैं, बहुत मेहनती है, अक्सर पढ़े लिखे लोग वहां गए शुरुआत में, तो आज जो इनके साथ काम करते थे उनकी जो लाइफस्टाइल रही, एवरेज अमेरिकन की लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ एक हफ्ते पगार मिलती है, उसके 2 दिन वो कैपिटलिस्ट होता है, दूसरे 3 दिन वो सोशलिस्ट बन जाता है, और आखिरी 2 दिन तो किसी से $100 का बिल मांगता है, $50 उधार मांगता है, तो कम्युनिस्ट बन जाता है। ये लोग की लाइफस्टाइल की वजह से इनके पास कुछ बचत नहीं रहती। हमारे लोग हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं, बिल्कुल थ्रिफ्ट यानी कि वो अपने हाथ सिकुड़ कर रहते हैं और पैसे बचा के इन्वेस्ट करके आगे कुछ अपना करना है, इस तरह करके वो आगे बढ़े हैं। तो ये पूरा जो मसला है वो ये एक तरह से देखे तो इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो पॉवर्टी होती है, इसका ठिकरा इनके सर पे फोड़ने वाले भी वहां भी है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। तो ये नहीं, तो सरकार क्या कर रही है? क्योंकि जो संबंध जो संबंध मधुर बनाए जा रहे थे दोनों देशों के बीच में, उसमें तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, सरकार तो चाहेगी मधुर संबंध मधुरतम बने। वो ये जो घटनाएं हैं, वो घटनाओं के लिए भी सरकार राजनयिक चैनलों से बात करेगी, और अगर संबंध मधुर है तो शायद इसकी ज्यादा असर पड़ेगी। मगर बात ये नहीं है,
जय नारायण जी, मैं लौटूंगी, तमाम दूसरे मेहमान हैं उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। पिनाक जी, आपने दोनों की राय सुनी। संजय पुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से, और यहाँ पर जय नारायण जी, ये दोनों अपनी अपनी राय दे रहे थे। आपको क्या लगता है ये किस वजह से ये टारगेट हो रहे हैं? इंडियंस ही क्यों टारगेट हो रहे हैं? मंदिर, गुरुद्वारे क्यों? इसका एक संदर्भ है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। अमेरिका सब चीज में आगे है, वर्ल्ड चैंपियन है कई चीज में, टेक्नोलॉजी में, पर जो वायलेंट क्राइम है, जो हिंसा है उनके समाज में, उसमें भी वो वर्ल्ड चैंपियन है। क्योंकि अगर रेप्स देखें, वायलेंट क्राइम्स देखें, अमेरिका के फिगर्स 15-20 गुना ज्यादा है इंडिया से। क्यों है? क्योंकि उनकी सोसाइटी जिस तरह से बनी हुई है उसमें हिंसा का बहुत बड़ा एक रोल है। उसके बाद जैसे वो कह रहे थे अमेरिका से जो रिप्रेजेंटेटिव थे संजय जी, जे गन्स का वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। आप पर 1000 पॉपुलेशन में अगर गन्स का नंबर देखें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। तो अमेरिका की जो वायलेंट सोसाइटी है उसका असर उसके प्रिजन पॉपुलेशन में भी है। आपको मालूम होगा कि अमेरिका में जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, कि उन्होंने सबको अरेस्ट करके अंदर कर दिया है। शायद ये सारा क्राइम के खिलाफ जो फाइट है उसकी वजह से है। पर बात यह है कि इंडियंस को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं मानता हूं कि ये सिर्फ इंडियंस को चुन के नहीं किया जा रहा है, बट इसकी कई वजह हैं। इंडियन सक्सेसफुल है, रिटेल सेक्टर में है। जैसे उन्होंने कहा कि रात के जो 24 आवर स्टोर्स होते हैं, जो छवि में आ रही थी, मुझे लगता है ये 24 आवर कोई स्टोर था, जैसे 7-Eleven वगैरह है। वहां पे रात को ये लोग ग्रोसरी में हमारे लोग ही बैठते हैं, क्योंकि वो कर्मठ हैं, वो रात को भी काम करते हैं, और वहां पे वो अकेले रहते हैं और प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो टारगेट बन जाते हैं। रात को किसी को $100 चाहिए, $50 चाहिए, आके मारपीट करके पैसे ले लिए। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग्स का बहुत बड़ा सेवन होता है अमेरिका में। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग सेवन करने वाला राष्ट्र है। तो अमेरिका की जो अच्छाइयां हैं वो तो हैं, पर बुराइयां भी बहुत हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि उस सोसाइटी में जो हमारे लोग जो जाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ कर्मठ जो आदमी होता है वो सक्सेसफुल भी होता है। तो इसीलिए इस वजह से ये हुआ है। मैं नहीं मानता कि हम लोग को ये मैं मानने को उतना तैयार नहीं हूं कि सिर्फ इंडियंस को चुन चुन के किया जा रहा है, पर नस्लवादी भी है वहां पे। जो नस्लवादी जो कई लोग हैं, जिस तरीके से जिस तरह से वो एंटी इमिग्रेंट कुछ लोग हैं, वो उनको, जैसे गुरुद्वारे हैं, हमारे मंदिरों में ये बात लिखी गई थी, उनको भी टारगेट किया जाता है। जी, यानी इस इंसिडेंट को अगर हम देखें तो इसमें हम, जैसे संजय भी बता रहे थे, कि ये सिर्फ एक क्राइम है, इसको नस्लवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। ये वजह है, ये वजह जो मैंने। हमारे साथ मधु गौर जी भी जुड़े हुए हैं, ये स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। मधु जी, जिस मधुर दोस्ती की बात होती है, और उस दोस्ती में हालांकि हमारे जो तीनों पैनलिस्ट अभी तक यही निकल कर बात सामने, क्योंकि वहां पर हिंदुस्तानी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं क्योंकि वहां पर अमेरिकन उस तरीके से काम नहीं कर पाते, उतनी तरक्की नहीं कर पाते, ये वजह और कारण निकल कर आया कि एक क्राइम है। आप इसके पीछे की वजह कारण क्या देखते हैं? इसमें दो चीज है नवजोत जी। एक तो जो मधुर दोस्ती की जो बात हुई, इस पे बात ज्यादा और इसका नतीजा बहुत कम निकला है। जिस तरीके से यूपीए की सरकार में मैं 5 साल या 10 साल ऑलमोस्ट फॉरेन अफेयर्स कमेटी में भी था, और मैं खुद अमेरिका में 14 ईयर्स रह के आया हुआ। जहाँ संजय पटेल जो युवक की हत्या हुई न्यू हेवन कनेटिकट स्टेट में, वो जगह एक बहुत खतरनाक जगह है, काफी वहाँ का क्राइम बहुत ज्यादा है। दूसरी कल ही और एक हत्या भी हुई, राजेश नाम लड़का का, जो गुंटूर की निवासी है, वो शिकागो के पास हुआ। ये इंडियंस पे क्यों होता है? ये जो ग्रॉसरी स्टोर कहते हैं, और या जो पेट्रोल बंक, वहाँ का गैस स्टेशन कहलाते हैं, तो उस रातों में काम करने का जो मुश्किल की काम होती है, वहाँ काम करने के लिए पढ़ लिख के जो बच्चे, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 1 लाख के ऊपर जो स्टूडेंट्स अभी अमेरिका जा रहे हैं इंडिया से, इसमें लगभग $3 बिलियन खर्च करते हैं। और दूसरी जो वहाँ जॉब करते हैं, तो जब पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए फीस पे करने के लिए ये हार्ड आवर्स में थोड़ा काम बाहर कर लेते हैं। मोस्टली ये ग्रॉसरी स्टोर्स और पेट्रोल बंक, ये गैस स्टेशन इंडियन होन करते हैं, गुजराती या पंजाबी ज्यादा होन करते हैं। तो ये इलीगली काम करना पड़ता है इनको, कुछ पैसे बनाए या फिर खुद पढ़ाई के लिए फीस के लिए पे करनी पड़ती है। तो इसमें एक तो इनका हिफाजत के लिए, और दूसरी जो अभी संजय जी और दूसरे लोग ने कहा,
जैसा मंदिर की तरक्की की एक बात है, वहाँ की तरक्की एक तो दूसरी मान से मिलजुल के रहना पड़ता है। वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से भी मिलना पड़ता है, वहाँ की कांग्रेसमैन सेनेट से मिलने से फिर अपने इंडियन कम्युनिटी के लिए प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अभी जो मोदी जी की जो विजिट के बाद आप देखेंगे तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उससे ज्यादा जो एनआरआई के रेमिटेंस आता है इंडिया में, 10 साल के नीचे 27 बिलियन आता था, उस साल में खाली $16 बिलियन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। अभी 60 बिलियन तक जो विदेशी में रहते हुए भारतवासियां पैसे वापस यहाँ घर भेजते हैं, वो 60 बिलियन तक क्रॉस हो चुकी है। तो मगर वो उनकी जो पॉपुलेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं। जो यूपीए की सरकार में जो मंत्री वायला रवि जी थे, यानी उनके लिए भी था इसमें जो ऐसी मुश्किलात में जो अगर आप देखेंगे अभी ये मधु जी उस पर भी बात करेंगे कि तो आज का मुद्दा है ओबामा के देश में भारतीयों पर खतरा, और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का वो बयान जो भारत को नसीहत देने के अंदाज में दिया गया था, लेकिन ओबामा ये भूल रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में अमेरिका में जिस तरीके से नस्ली हमले हुए हैं उसका जवाब भी उन्हीं को देना होगा। Michelle and I returned from India, an incredible, beautiful country, full of this magnificent diversity, but a place where in past years religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. Acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate that nation. तो ओबामा भारत आए थे, बहुत स्वागत हुआ था, और शुरुआत में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था, और ये जिक्र करना जरूरी है क्योंकि एक उत्सव की तरह हमने उसको बना दिया था। और उसके बाद ओबामा जब गए थे वापस, ये उनकी प्रतिक्रिया थी कि वहां पर जिस तरीके से एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों पर रेसिज्म यहाँ पर भी हो रहा है, उससे उबरना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका उबरा है या नहीं उबरा, या आए दिन जो घटनाएं हो रही वो इसकी एक मिसाल। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ओबामा यहाँ आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बराक बराक कहते नहीं थकते हैं, दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो यहाँ निवेश करेंगे, हम वहाँ जाएंगे, रास्ते खुलेंगे, लेकिन क्या ये वाकई सकारात्मक तरीके से इसको देखा जाना चाहिए या नहीं? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हैं। अमेरिका का चेहरा बदला नहीं है, लेकिन उत्सव स्वतः स्फूर्त होता तो अमेरिकी जो नज़रिया है वो बदला हुआ वास्तव में होता। लेकिन जब हम प्रबंधन के जरिए हिंदुस्तान और अमेरिकी धरती पर हम ये कोशिश करते हैं कि एक वैश्विक व्यक्तित्व तो हमारे प्रधानमंत्री जी का हो गया है, और सच्चाई इसके उलट है। ऐलान हमने किए, PIO या OICs वगैरह के लिए जितने भी ऐलान थे हमने किए, लेकिन जब भी H1H2 वीज़ा और इमिग्रेशन लॉज को लेकर के सारी चीज़ें थी तो कोई बड़ा अमेरिकी ऐलान नहीं हुआ। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पिछले दिनों हिंदुस्तान की हैसियत अमेरिका में बढ़ी है, निश्चित तौर पर जो दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन दोनों दलों के, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, उनके फंड मैनेजमेंट में भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज भी हम सीनेटर्स के उतने बड़े ग्रुप्स हम नहीं तैयार कर पाते हैं जो हिंदुस्तान की बात को मजबूती से रख पाएँ। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं तरीके से, लेकिन हमसे छोटे देशों ने भी वहाँ अपनी एक हैसियत बनाई है, और सीनेटर्स के बड़े बड़े ग्रुप्स उनके पक्ष में काम करते हैं। तो जो सत्ता के से उपेक्षित जो समूह होता है उनको वारदात का शिकार होना पड़ता है, और ये एक बड़ी वजह है कि नस्लीय हिंसा में घटनाएं हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो 125 लाख लोगों का राष्ट्र है, जिसने पूरी दुनिया में, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो वैश्विक भारतीय समुदाय है, आज दुनिया की एक बड़ी ताकत हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विदेश नीति की ये कोई कमजोरी तो है, जिससे जो वहाँ रहने वाले लोगों को एक मनोबल की दृष्टि से जो एक लाभ दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम वोट के हिसाब से भी वहाँ एक बड़ी ताकत हैं, संसाधनों के हिसाब से भी बड़ी ताकत हैं, फिर भी मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन और जिस तरह से इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ने वाले लोगों का नाम वो लेते रहे, और गांधी का हवाला दे करके हिंदुस्तान को जिस तरह से उन्होंने, एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने हिंदुस्तान की आलोचना की है, तो अपनी धरती पर उन्हें हिंदुस्तानियों के लिए
कोई न कोई सख्त इस तरह के निर्देश देने यानी चाहिए। विदेश नीति को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगी, जयनारायण जी आपके पास आऊंगी, पर संजय मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये इस बात का जिक्र यहाँ पर राजीव जी कर रहे हैं कि विदेश नीति में कमजोरी, छोटे मुल्क भी हैं लेकिन उन्होंने भी अपनी वहां पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है। क्या हम ये माने, क्योंकि आप वहां पर हैं, वहां की हकीकत आप अच्छे से बयां कर सकते हैं, क्या हिंदुस्तानियों की पकड़ या हिंदुस्तानियों का रौब उतना नहीं है अमेरिका में? मैं आपके पैनलिस्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इंडियन अमेरिकन की पॉपुलेशन यहाँ 3 मिलियन के आसपास है। अमेरिका की पॉपुलेशन 330 मिलियन है। हम 1% हमारी पॉपुलेशन है। सेकंड लार्जेस्ट वीजाज जो यूनाइटेड स्टेट्स देता है, इंडिया को देता है। जब न्यूक्लियर डील हुई थी या ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में पास हुई थी, सबसे बड़ा कॉकस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंडिया कॉकस है, सबसे बड़ा कॉकस सेनेट में इंडिया कॉकस है। और जब भी बात इंडिया की होती है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे तो उनके लिए कितने 50 मेंबर्स ऑफ कांग्रेस उधर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में गए थे। सबसे पहला स्टेट का डिनर हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी मनमोहन सिंह के लिए। सो इंडियंस की डिसप्रोपोर्शनेट कैपेबिलिटी तो है। और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, अगर आप ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखो, यूएसएआईडी के जो हेड थे वो राज शाह थे। इंडियन अमेरिकन हर जगह भर्ती हैं। अभी निशा बिस्वाल है, हर जगह वहां भर्ती हैं। कॉकस में आप देखो, इमिग्रेशन में भी अभी L1 वीजा में भी उन्होंने एक्सपांशन की है। सो पॉलिसीज काफी चेंज हुई हैं। और प्रेसिडेंट ओबामा अगर आए हैं रिपब्लिक डे परेड में, वो इंडिया के लिए भी आए हैं और डायस्पोरा के लिए भी आए हैं, क्योंकि वो एक तरफ पॉलिटिक्स को देखते हैं, एक तरफ पॉलिसी को देखते हैं। सो मैं इसमें नहीं मानता कि हम लोग कर नहीं रहे, पर ये भी माइंड में रखना पड़ेगा हमारी पॉपुलेशन 1% से कम है टोटल पॉपुलेशन में। जी जी, जयनारायण जी, क्या लगता है कि विदेश नीति में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, ये मसले को समझने के लिए हमें विदेश नीति की बात, मैं मानता हूँ कि शायद बाद में सोचनी होगी। जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की अभी बात कही कि हम वहाँ 1% हैं, इससे भी आगे जाके मैं कहूंगा, अभी थोड़े समय पहले ही एक अभ्यास आया था, लॉर्ड भिखू पारेख ने किया है। वो खैर अमेरिका को लेके नहीं था, यूरोप को लेके था, मगर इसका टाइटल था राइजिंग फेस ऑफ रेसिज्म इन यूरोप आने वाले समय में। और उन्होंने इसको अमेरिका के साथ भी कहीं ना कहीं संदर्भ में जोड़ा है। जिस तरह से हमारे लोग वहाँ अच्छी तरह सेटल होते जा रहे हैं, जिस तरह से वो प्रॉस्परस होते जा रहे हैं, जिस तरह से इनकी संख्या कम होने के बावजूद भी जिस तरह कहा गया इनकी अगत्यता बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक हिडन एलिमेंट ऑफ एनवी। और वहाँ जो लोगों को जिनको काम नहीं करना है, जिनको सरकारी डोल पे ही अपना गुजारा करना है, जो कुछ इस तरह से सेविंग्स वगैरह के लिए या हार्डवर्क के लिए कभी जिनकी कोई दानत नहीं रही है, उन लोगों की इस तरह की एक तरह की एनवी बढ़ने वाली है। ये बात हमें समझनी होगी और ये बात समझ के हमें चलना होगा। और इसका जो मूल है वो हमारी कम्युनिटी की हार्ड वर्किंग में, एंटरप्राइज में, और वहाँ जिस तरह से उन्होंने काबिल तारीफ एक स्थान प्राप्त किया है। मैं तो तारीफ करूंगा हमारे जो जहाँ भी एनआरआई भाई हैं, चाहे वो दुबई में हो, चाहे यूके में हो, चाहे अमेरिका में हो, उन्होंने एक मिसाल खड़ी की है अपने आप के लिए। तो जब आप सफल होते हो तो किसी कोई निष्फल आदमी की कोई तभी टारगेट बनते हो। मैं जयनारायण जी आऊंगी, रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। मधु जी भी हमारे साथ हैं। मधु जी, राजीव जी ने ये सवाल उठाया है कि विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें, अब पिछले 1 ही महीने में देख लीजिए 2 या 3 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और तमाम जो आस्था के केंद्र हैं वहां पर उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, इसको बिल्कुल बदलाव होने चाहिए। जिस तरीके से अभी इंडियन अमेरिकन के साथ वो जो जितनी फायदा भारत देश को मिल रहा है उनके रेमिटेंस के साथ या दूसरा, अभी ये मीठी बातों से नहीं होगा। सरकार के तौर से एक कदम आगे बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से जो इंडियन अमेरिकन वहाँ रह रहे हैं उनकी इकोनॉमी में भी वो लोग शामिल है, तो उनका जो हिफाजत के लिए भी वहाँ का लोकल सरकार करने का, जैसा वीज़ा रेगुलेशंस का है। अभी जैसी वर्क वीज़ा अगर मिल जाती, ज़्यादा मिलने से अगर H1 वीज़ा 65,000 ही मिलते हैं। इसमें भारत देश, कई अमेरिकन कंपनीज ये H1 वीज़ा की फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं तो बैंकरप्ट हो सकते थे। तो यहाँ का जो IT कंपनीज अपने जो एक्सपोर्ट्स है US कंपनीज को सपोर्ट करते हुए वहाँ का US कंपनी बंद होने से रोक रहे हैं। तो इस सरकार के तौर से ये भी प्रभाव होनी चाहिए वहाँ की सरकार के ऊपर। जब अध्यक्ष आए थे ओबामा जी, तो उनके साथ जब बातचीतों में ये करनी चाहिए था। सो मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया कि वीज़ा ऑन अराइवल, वो तो है ही नहीं। ये इतनी झूठ बात है।
ये प्रधानमंत्री जी वीजा ऑनलाइन किया है, ऑनरेबल नहीं किया है, मगर ऑनरेबल कर दिया है। जैसे अभी एनआरआई की जो इतने इनकी स्वागत किए आते तो उनकी तो उनके लिए कुछ करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सोच होनी चाहिए विदेश मंत्रालय के तौर से, वहां जो विदेश में रह रहे हैं अपने भारतवासियों के लिए क्या कर सकते हैं उनकी सरकार से, जिस तरीके से उनका सरकार का जो बातचीत हुई थी प्रभाव है तो इसमें सोचने चाहिए। मधु जी बता रहे हैं जो बातचीत हुई थी, जो भी डील्स हुई हैं उसको गलत तरीके से पेश किया गया, लोगों को लुभाने के लिए, बताने के लिए कि दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मधु जी बता रहे हैं। देखिए जो बातचीत हुई थी वो अपने लोगों के लिए हुई थी। जो अनाउंसमेंट पीआईओ किसके लिए है? पीआईओ अपने लिए है। और ये मैं कुछ हद तक एक अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि 77 से 90 तक मैं इस कार्य के साथ जुड़ा रहा हूं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की समिति जो जिसने ये फेरा जो फेमा में बना पलटा है, वो भी उसी समय के प्रभाव है। मधु जी सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। सवाल है, मैं कमेटी में था। जयनारायण जी, आपको ये सोचिए, पहले जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया गया था, जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिका न्यूयॉर्क में थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे, और गुजरात में जो प्रवासी भारतीय दिवस में भी कहा था, जो विदेशी में रहते हुए पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए जो शुरू किया वीजा ऑन अराइवल, वो वीजा ऑन अराइवल नहीं है, ऑनलाइन अपना करना पड़ता है 3 दिन पहले, और ईमेल पे वीजा आता है तो वो वीजा लेके आना पड़ता है। तो वीजा ऑन अराइवल ऑनलाइन बहुत फर्क होती है। और दूसरी बात, जो जैसे ऐसी घटना हुआ, ऐसे घटने हुए जब ये इतने गरीब भी है, वैसे काम हर दिन काम करके देते हैं, अगर उनकी बॉडी भी ले आना है तो 6-10 हजार $10 खर्च होती है। इसके लिए भारत सरकार से क्या प्रबंध रखा है? जयनारायण जी जवाब दे दीजिए। इनके लिए पैसे नहीं होता है। इसके लिए क्या फंड विदेश मंत्रालय से, वहां के एम्बेसीज ने क्या फंड इसमें घोषित किया है, ये बताइए। देखिए मधु जी, मैं इसको राजनीति में नहीं खींचना चाहता। आप जब में हो गए उस समय तो काफी रिलैक्सेशन हो चुके थे। मैं जो बात कर रहा हूं, शुरू में क्या परिस्थिति थी? शुरू में तो सेक्शन 19(1)(d), 31(c), 26(7), आपको यहाँ किसी आपके घर आपका भाई भी आए तो उसको सिनेमा देखने ले जाए तो आपको रिजर्व बैंक का फेरा का अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज यू आर वायोलेटिंग सेक्शन 9 ऑफ फेरा। ये परिस्थिति थी। इसमें से आहिस्ता आहिस्ता हम आज तक पहुंचे हैं। जो हुआ है वीजा ऑन अराइवल, अभी आप जो कहते हैं वो टेक्निकलिटी है। जो जयनारायण जी, मैं खुद लॉयर हूँ, मेरा लॉ फर्म है अमेरिका में, आज भी मैं रात में भी काम करता हूँ अमेरिकन लॉ फर्म को। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, और मैं 10 साल एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी में भी रह चुका हूँ, तो इसकी तजुर्बा के साथ कह रहा हूँ आपको। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ये हम दोनों एक दूसरे के क्वालिफिकेशन कंपेयर करने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं मेरा बैकग्राउंड आपको नहीं कहूंगा। मगर मैं जो कह रहा हूं, जब इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर की कमेटी, पहली कमेटी बनी थी, जो ये केस, जिस केस हिस्ट्री के वजह से बनी थी, वो केस हिस्ट्री वो कमेटी में मैंने पेश किया था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, और उसकी वजह से मुनिशंकर भट्ट कमेटी बनी, और उसमें जो लोग थे उसकी वजह से, उसमें मैं भी एक था। जो आज फेमा आप देख रहे हैं वो उसी का प्रताप है। तो आहिस्ता चीजें हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूं। चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी। आप रहिए हमारे साथ। ओबामा के देश में भारतीयों पर खतरा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिनाक जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 1-2 चीजें मैं कहूंगा। एक तो है कि कुछ तो जैसे सक्सेसफुल हैं इंडियंस, तो वो ईर्ष्या की एक भावना भी होती है, पर वो हमेशा लगाया नहीं जा सकता। तो ओबामा का इस पर बताइए, ओबामा का यहाँ से जाना और फिर वहां जाकर नसीहत देना हिंदुस्तान। देखिए, हम लोग 2 बड़े गणतंत्र देश हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम भी उनको नसीहत दे सकते हैं और देते भी हैं, और वो भी हमारे यहाँ आके कुछ नसीहत दे गए हैं। पर कई ऐसे और भी देश हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जहां ओबामा जाके अपना मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि वहां डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। वहां पे वो नसीहत नहीं देंगे, चाहे ह्यूमन राइट सिचुएशन उस देश में सबसे बुरा हो दुनिया में, पर वहां पे वो वहां नहीं देंगे, ह्यूमन राइट्स ना भी हो, क्योंकि
क्योंकि वहां पे उनकी इंटरेस्ट जो है, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़ी स्ट्रांग है। तो इंडिया को क्यों सॉफ्ट टारगेट फिर ले लिया? इंडिया सॉफ्ट टारगेट नहीं है, क्योंकि अब वो समझते हैं कि इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्लूरलिज्म है, जैसे उनके देश में है। वहां भी हर एक चीज पे हर एक कोई बोल लेता है, तो उन्होंने सोचा यहाँ भी हम भी बोल लेते हैं, हिंदुस्तानी मान जाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी को लेकर के निश्चित तौर पर जो पिनाक चक्रवर्ती साहब तो इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे हैं, लेकिन मेरा जो मानना है एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे जो हम लोगों ने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हम उनके सामने कमज़ोर दिखते हैं। देवयानी खोपड़े के मामले में आप देखिए, एक इंडियन डिप्लोमेट को जिस तरीके से हिंदुस्तान वापस होना पड़ा और हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, वो कई कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की पहचान उनके साथ जुड़ी थी। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ सजा याफ्ता नाविकों को जिस तरीके से हम लोगों ने इटली को लौटाया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जिस मजबूती के साथ अपने भारतीय मूल के लोगों की हिफाजत पूरी दुनिया में हमें करनी चाहिए, उसमें हम पीछे हैं। जी जी, जयनारायण जी, कुछ बदलाव होगा? हम पूरी तरह से अपनी बात रखने में अभी भी नाकाम है। देखिए, बदलाव हो रहा है, होगा नहीं। आज आप देखें, यमन में इस देश के विदेश मंत्री खुद बैठ के वहां से भारतीयों को निकालने की व्यवस्था का सुपरविजन कर रहे हैं जी। ये कोई छोटी बात नहीं। आज तक कोई विदेश मंत्री जाके खुद बैठ के वहां से लोगों को ले आने का सुपरविजन नहीं करते थे। तो बदलाव हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि एक रात में पूरी बात बदल जाए तो वो होना नहीं, असंभव है। मगर इस देश को अपना स्थान अपनी मजबूताई से रखना होगा। इस साथ जो राजीव जी बात कह रहे थे उसके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और एक बात ये भी हमें समझनी चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट, हर राष्ट्र अपनी अपनी तरह से बिहेव करता है। और थर्ड चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका पूरे जगत जमादारी का काम करता है। हर जगह उसको कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ नसीहत देनी होती है, ये उसका स्वभाव है। तो ये अगर हम मान ले कि अमेरिका सुधर जाएगा, मैं नहीं मानता सुधरने वाला है। जयनारायण जी ने आखिर में वो बात बोल ही दी जो शुरुआत में मैं उनसे बात करना चाह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो मुद्दा में फिलहाल